बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो वज़ीर आला की मुलाकात हुई कोर कमांडर से, उसके बारे में वज़ीर आला का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और ये कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। कोर कमांडर मिलना चाहते थे, वो ख़ुद ही मुझे मिलने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आए और आकर उन्होंने मुबारकबाद दी। और बात वही है जो इमरान खान ने की है। जो बात हम बाहर करते हैं वही बात हमने अंदर की है, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। दूसरा ये पूछा गया कि ये फिर आपने बताया क्यों नहीं था, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, यहाँ मुलाकात के लिए लोग आते रहते हैं, टेलीफोन आते रहते हैं लोगों के। और वज़ीर आला सिंध का उन्होंने कहा और गवर्नर का कहा और साथ उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के वज़ीर आला की भी कॉल आई और उन लोगों ने भी मुबारकबाद दी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हर एक की प्रेस रिलीज़ जारी कर दी होती है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को अब तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कोर कमांडर से मुलाकात और बाकी उनकी टेलीफोन कॉल्स में बड़ा फ़र्क होता है और ये एक जैसी चीज़ें नहीं है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया चला रही है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक रास्ते पे चल रही है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं होता कि इस किस्म की मुलाकात जो है वो पब्लिक ना की जाए, वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब नए हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा इस मुलाकात को। वैसे भी उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के मुलाकात की है, तो इससे उनकी इज्जत में और उनके जो ओहदा है उसकी इज्जत में इजाफा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन ISI का दफ्तर है पंजाब में ना, लाहौर में, CM ऑफिस के साथ। तो ये बात है सन 2010-11 की बात है गालिबन। तो वो जो ISI का दफ्तर है उसके बिल्कुल साथ CM ऑफिस है। एक तरफ चिड़ियाघर है, एक तरफ ISI का दफ्तर है, एक तरफ CM ऑफिस है। यहाँ पे हमारे एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम, बल्कि अभी भी वो वहाँ पे सहाफत करते हैं लाहौर में, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। बहुत बड़ी बड़ी उनकी माशाल्लाह मूछें हैं। उनका झगड़ा हो गया कुछ सिक्योरिटी वालों से, और ये जो सिक्योरिटी वाले थे ये ISI वाले थे। क्योंकि ये तीनों दफ्तर साथ साथ हैं तो इनकी पार्किंग वार्किंग भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ये उस तरफ से आ रहे थे, इनका झगड़ा हो गया। अंदर हमें पता चला कि जनाब भट्टी साहब के साथ लोग लड़ रहे हैं, बाहर मार रहे हैं उन्हें। हम सारे बाहर गए, सहाफ़ी, हमने जाके उनको फेंटी लगा दी, वो जो ISI के सिक्योरिटी वाले थे वहाँ पे। कुछ देर के बाद अंदर से काफ़ी सारे बंदे निकल के आ गए, उनका तो अपना पूरा एक सिक्योरिटी का निज़ाम है। वो जनाब हम लोगों को उठा के ले गए ISI के दफ्तर में। उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और लड़ाई बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद एक अंदर से कोई ISI का ऑफिसर आया, उसने जनाब उनके साथ भी बातचीत की, हमारे साथ बातचीत की। मैंने बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उन सब की तरफ देखा, मैंने कहा इससे बात करो। उससे बात की, बहरहाल कुछ सहाफ़ी वगैरह बीच में पड़े, हमें छोड़ दिया उन्होंने। बाद में हम लोग एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया तो हमने बताया कि बाहर सिक्योरिटी वालों ने मारा है सहाफ़ियों को ना। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब आग बगूला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। मैं इनको बुलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत गुस्से में ना, धड़ाधड़। जैसे शहबाज शरीफ साहब के मुंह से एक ब्रस्ट निकलता है ना, ऐसे निकला। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को एक सहाफ़ी ने बताया कि सर वो ये ISI वाले हैं, तो मियाँ साहब ऐसे ठंडे हुए हैं कि हमें हंसी नहीं रुक रही थी हमारी, बड़ी मुश्किल से। हम बाहर आके कितनी देर तक हंसते रहे। मियाँ साहब ने कहा अच्छा चलो मैं करूँगा, मैं बात करूँगा, वो ऐसे करके ना गोल मोल करके। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, नॉर्मली ये एक सेक्टर कमांडर से, एक कर्नल से, ये बहुत डरते हैं, बहुत बहुत बुज़दिल होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने दफ्तर में कोर कमांडर को कहना कि खुद आओ, आकर मिलो, अगर आपने मुबारकबाद देनी है तो मेरा दफ्तर हाजिर है। बड़ी अच्छी बात है, कोर कमांडर आकर मिले। और सुहेल अफरीदी ने ये कहा कि जनाब आपने जो बात हम अंदर करते हैं वही बात हम बाहर करते हैं। ये बंद कमरों के अंदर बातचीत जो हमारे साथ करने की कोशिश की जाती है, हम जो बात अंदर करते हैं वही बात बाहर करते हैं। देखिए ऑफिशियल होनी चाहिए जो चीज़ भी होती है, पर्सनल कुछ नहीं होता इस लेवल के ऊपर। और ना ये लोग कभी पर्सनली कोई चीज़ करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जितने लोग हैं वो अपने मिशन के मुताबिक करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोर कमांडर ने आकर वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की है वो बगैर किसी अप्रूवल के आ गए थे या बगैर किसी वजह के आ गए थे? नहीं, उनके सिस्टम में पूरी हायरार्की को पता होगा कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अनऑफिशियल कुछ भी नहीं होता और चीज़ें जो है उनको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना आपका सर नीचे होना दूंगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि जी मुझे फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मिलने की कोशिश की, अदालती अहकामात इनके पास थे, इन्हें फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये वज़ीर आला की मुलाकात की एक कोशिश और भी नाकाम हो गई। अब एक सूबा है जहां पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है कि उसके वज़ीर आला को हमने उसके लीडर से नहीं मिलने देना। यहाँ पे अमन व अमान के संजीदा मसाइल हैं, दहशतगर्दी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। उसे कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत के पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए
और इस हवाले से सुहेल अफरीदी को जाकर इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। फिर जनाब गवर्नेंस के इश्यूज है उनके तब तक पूरी तरह हल नहीं होंगे जब तक कि वज़रा हलफ नहीं उठाएंगे। अब हमारे जो कई सहाफ़ी हैं, मीडिया के लोग, वो ये कहते हैं जी कि हलफ क्यों नहीं उठा रहे, काबीना क्यों नहीं बना रहे। हालांकि इसमें कानून में कोई इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग ये बात नहीं पूछ रहे कि कानून के मुताबिक जब अदालत ने वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया, अदालत का क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि जनाब इनकी मुलाकात करवाएं, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। क्या एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या बाहर खड़े हुए एक SHO या जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान के बकौल एक कर्नल की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो अदालती ऑर्डर को अपने पैरों तले रोन दे? इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता जी। अदालती अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई नहीं बोलता, बाकी हर चीज पे बोलते हैं। तो मीडिया की 2 नंबरी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है इस पूरे दौर में। और जिन लोगों ने आवाज उठाई, जिन लोगों ने यह कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, उन लोगों को मीडिया से अलग किया गया। जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की उनको मीडिया से हटा दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनको निशाने इबरत बनाया गया। ये हम लगातार होता हुआ देख रहे हैं और अब तक देखते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब से मिलकर हासिल क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वो जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जिस जगह पहुंची है, या ड्रोन हमलों की जो सिचुएशन है, या जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर वो डिटेल बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी सिचुएशन इमरान खान साहब को बतानी है कि जी अगर ड्रोन पे आप नॉमिनेट FIR करवाना चाहते हैं तो ड्रोन हमला तो करती है पाकिस्तान की रियासती इदारे। फिर हम एक नई सिचुएशन में होंगे, आप बता दें, और उस पर पुलिस का रद्द-ए-अमल भी होगा, पुलिस करती है नहीं करती, वो सारे मामलात हैं। दूसरा यह है कि ऑपरेशन के ऊपर हमने किस तरीके से चलना, मामले को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरह का ऑपरेशन हम कोऑपरेशन दे सकते हैं और किस लेवल के ऑपरेशन के अंदर हमें उनको रोकना है। और मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल एक कोई सोल्यूशन तो है नहीं, है तो इमरान खान साहब कहते हैं, तो फिर सोल्यूशन की तरफ किस तरह लेकर जाना है, ये सारी बातें उन्हें इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने आज से 20-25 साल पहले भी जो इस खित्ते के बारे में कहा था, वो सारी बातें वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की कसौटी पर रख के अगर आप परखें तो इमरान खान साहब का नॉलेज काम कर रहा है पिछली 2-3 दहाइयों से। लिहाजा ये बात अब समझनी पड़ेगी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर जो इमरान खान साहब की एक एहतजाजी सियासत है कि पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट वापस करें, 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करें, 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करें। अब ये जो साने मुरीद के हुआ इसमें कत्लेआम हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। जबरी तौर पर इंसानों को लापता किया जा रहा, बेशुमार चीजें इमरान खान साहब के लंबे मुतालबात हैं, लेकिन बेसिक चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब उस हवाले से जो एहतजाजी तहरीक है वो कब चलेगी, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि नवंबर का महीना आ रहा है। पिछली मरतबा इन्होंने नवंबर के महीने में कत्लेआम किया था पाकिस्तानियों का, क्या इस मरतबा दोबारा से नवंबर के महीने में एहतजाज करना चाहिए? एक सोच तो ये कि ये बिल्कुल करना चाहिए और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए, रास्ते बंद करने चाहिए। अलग अलग किस्म की लोगों की राय है। तो एक तो राय ये है, दूसरी राय ये है कि अभी मोमेंटम पकड़ा जाए, मोमेंटम को बढ़ाया जाए, 26 नवंबर तक इस मोमेंटम को पीक पर ले जाए, दिसंबर जनवरी के अंदर जो है वो अपनी तारीख को ऊपर लेकर जाए और 2-3 महीने लेकर जब तारीख पूरी तरह तैयार हो तो फिर एक बड़ा एहतजाजी सिलसिला पाकिस्तान में शुरू किया जाए। ये 2 अलग अलग तरह की राय लोगों की, लेकिन फैसला किसने करना है? फैसला करना है इमरान खान ने। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही और यही बात उनकी बहनों को भी रोका गया। आज मुलाकात के लिए वो जा रही थी, उनका दिन था, SHO ऐसे पकड़ के रोक लेते हैं। धक्कम पेल भी हुई है वहां पे, वो शायद खटक को धक्के पड़े हैं, बाकी जो कुछ MPs थे वहां पे, कुछ अरकान थे, उनको भी धक्के पड़े। पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही, किसी को भी अडियाला जेल के करीब पटकने नहीं दे रही। तो मुलाकात होना तो दूर की बात है, बाद में जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल ये कह देता है अदालत में कि जनाब मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। भाई वहां तक पहुंचेंगे तो आएंगे ना, वो उधर जाने ही नहीं देता कोई किसी को। तो नाज़रीन, यहाँ पे वज़ीर आला ने भी ये बात की और इमरान खान की बहन ने भी की कि बात तो बाहर आ ही जाएगी। यानी इमरान खान हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं उसका इसराइली अखबार बता देंगे। दावा यह किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने जो मिस्र का, उर्दन का और सऊदी अरब का दौरा किया है, इसमें याद रखिएगा कि इन ममालिक ने, सऊदी अरब ने नहीं किया हुआ, इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। तो आसिम मुनीर साहब का जो मिस्र का दौरा था, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। अब यह दावा किया जा रहा है चंद तहरीरों में, अभी तक इसराइली अखबारात ने, अमरीकी अखबारात ने इसका जो है वो कंफर्मेशन नहीं दी, ना किसी और दुनिया में ये छपी है। एक अफगानिस्तान टाइम्स है, वहां पे आई है, 1-2 और जगह है, एक बिग न्यूज़ है, वहां पे कुछ जगहों पे ये खबर आई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी अगर ये सच्ची होगी। तो खबर ये दी जा रही है कि जनाब वहां पे कुछ इसराइलियों के साथ मुलाकातों में चीजें तय हो गई हैं, जिसके बाद इसराइल को अब पाकिस्तान की गजा में आमद पर कोई एतराज नहीं होगा।
लेकिन चले मेन खबर की तरफ आते हैं। यहां पे ना दो तरह की खबरें आपके सामने रखी जा रही हैं। एक तो मैं आपको बताता हूं कि सरकारी कैंप या मौजूदा रजीम इसके बारे में क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए अगर गाजा में, और अवामी कैंप इसके बारे में क्या कह रहा है अपोजिशन का, और होने क्या जा रहा है दरअसल ये भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, जो सरकार है या सरकारी जो हमायती है उनका ये कहना है कि ये तो एक बहुत बड़ी सआदत है कि पाकिस्तानी फौज अगर गजा में पहुंच जाती है तो ये इसको जोड़ेंगे बैतुल मक़दस के साथ, मस्जिद अल अक्सा के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि गजा से वेस्ट बैंक या जेरूशलम या मस्जिद अक्सा ये 100 किलोमीटर के फासले पर है, और ये जो बीच वाला 100 किलोमीटर है इस पे इसराइल है, ये इसराइल की मलकियत है। इसमें कोई पाकिस्तानी फौजी दाखिल भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक तो ये कहा जाएगा आपको मंजन ये बेचा जा रहा है, कहना शुरू हो गया कि ये तो बहुत बड़ी सआदत है, फलस्तीनियों की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देंगे, ये भी कहा जा रहा है। बैनुल अक़वामी हैसियत में पाकिस्तान की इजाफा होगा, ये भी कहा जा रहा है, और उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होगा, ये भी कहा जा रहा है। अब जो इसकी अपोजिशन है, जो दूसरी तरफ के लोग हैं या अवामी हल्के हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप की इसराइल को महफूज बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि ये इसराइल को नहीं हमास को कंट्रोल करेगी, ये जो फौज जाएगी, मुख्तलिफ ममालिक के फौजियों पर मुश्तमिल जो फौज जाएगी, ये हमास को कंट्रोल करेगी, इसराइल को कंट्रोल नहीं करेगी। फलस्तीनियों की जो मज़ामत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये भी दावा किया जा रहा है, और इसराइल की मंजूरी से गजा जाने से सआदत हासिल नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो है वो ये है, होगा क्या वो आपको बाद में बताता हूं। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर तहरीर लिखी है, वो तहरीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मैं हुकूमत पाकिस्तान के उस मुबैना मनसूबे पर गहरी तशवीश और दो टोक मुखालफत का इजहार करता हूं जिसके तहत पाकिस्तान के फौजी एहलकारों को नाम निहाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF के हिस्से के तौर पर गजा भेजने की तैयारी की जा रही है। ये फोर्स अमन या इंसाफ के क़याम के लिए नहीं, बल्कि दरअसल अमेरिका की क़यादत में बनने वाला एक ऐसा ढांचा है जो इसराइली कब्जे को ख़त्म करने की बजाय उसे बरकरार रखने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें शमूलियत पाकिस्तान को एक कब्जा सहूलतकार के तौर पर पेश करेगी, ऑक्यूपेशन एनेबलर, यानी कब्जा जो है वो इसराइल का है और उसके सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान को पेश करेगी। सबसे पहले मौजूदा शक्ल में ISF का क़याम गजा पर इसराइली कंट्रोल को जायज़ करार देने के मुतरादिफ होगा। ये किसी गैर जानिबदार अमन फोर्स की बजाय कब्जे की नई शक्ल बनकर सामने आएगी जिसमें इसराइली जारहियत को मुसलमान ममालिक की शमूलियत के जरिए छुपाने की कोशिश की जाएगी। तजवीज़ की एक और बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीनी अवाम ने किसी गैर मुल्की फोर्स की तैनाती की इजाज़त नहीं दी। बगैर मकामी मंजूरी के किसी भी फौजी फोर्स की तैनाती बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के बुनियादी उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी होगी। गजा के अवाम ऐसी फोर्स को अमन लाने वाली नहीं बल्कि ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा गैर मुल्की मौजूदगी के तौर पर देखेंगे जो इब्तदा से ही गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल होगी। क्योंकि ISF के लिए कोई अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बाकायदा मंजूरी मौजूद नहीं है, इसलिए ये फोर्स लाजमन अमरीकी क़यादत में काम करेगी जिससे इसकी गैर जानिबदारी ख़त्म हो जाएगी और वो वाशिंगटन और तिल अबैब के मफादात के ताबे होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISF को हमास को गैर मुसल्लह करने का इख्तियार दिया जाएगा, जो न सिर्फ इश्तियाल अंगेज बल्कि अमली तौर पर नामुमकिन हदफ है। किसी मज़ामती तहरीक को ज़बरदस्ती गैर मुसल्लह करने की कोशिश अमन नहीं लाएगी बल्कि नए तसादुम को जन्म देगी। अब साफ अल्फाज में कहा जाए तो ISF में पाकिस्तान की शमूलियत इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनी मुज़ामत को दबाने के मुतरादिफ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं अगर हमारी फौज जाती है तो ये इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनी मुज़ामत को हमेशा के लिए दबाने की एक कोशिश के मुतरादिफ होगी, जो कि पाकिस्तान के इखलाकी, तारीखी और उसूली मौक़िफ़ से गद्दारी के बराबर है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत और आज़ादी के मौक़िफ़ पर डटा रहा है। इस पॉलिसी से इनहराफ कौम और उम्मत दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। यह भी वादे है कि इससे अरब ममालिक में भी तकसीम पैदा होगी। एक तरफ वो ममालिक होंगे जो इस अमरीकी मनसूबे में शरीक होंगे और दूसरी तरफ वो जो अभी भी इसराइली कब्जे के खिलाफ डटे हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी लंबी आगे ट्वीट है, लेकिन मामला यही है कि उन्हें लगता है कि फ़लस्तीनियों की मुज़ामत को दबाने के लिए ये फोर्स भेजी जा रही है जो हमास को गैर मुसल्लह करेगी और इसराइल के लिए एक ऐसी सहूलतकारी करेगी जिससे इसराइल की सरहदें महफूज हो जाएंगी और उनका कब्जा मुस्तहकम हो जाएगा। ये बात की जा रही है। होगा क्या, जरा अब आप ये देखें, एक होगा फौरी तौर पे, एक होगा थोड़ा टाइम लगेगा। फ़लस्तीनी जो है ना, वो जब फौज जाएगी तो फ़लस्तीनियों से इनका इस्तकबाल करवाया जाएगा, गले मिलेंगे, हाथ डालेंगे, इस्लामी म्यूज़िक बजेगा पीछे बैकग्राउंड में और काफ़ी जज्बाती मनाज़र दिखाए जाएंगे, स्लोमो चलाए जाएंगे, फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन और दीगर लोगों के जज्बाती जुमले दिखाए जाएंगे,
बाकायदा इसके ऊपर एक प्रोडक्शन टीम्स काम करेंगी और ऐसी लाजवाब डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी जिसमें बताया जाएगा कि जनाब मुसलमानों की फौज पहुंची फलस्तीन में तो लोगों के आंसू निकल आए, लोग बड़े जज्बाती हो गए। अब फलस्तीनियों ने मुसलमान फौजों का इंतजार किया इतना लंबा अरसा, उन्हें क्या आइडिया था कि वो इस तरह आएंगी, लेकिन वो आ जाएंगी तो उसके बाद उनके जज्बाती मनाजिर तो फिल्माए जाएंगे और जज्बाती मनाजिर फिल्माने के बाद इन ममालिक में भेजे जाएंगे जिनकी फौजें वहां पे पहुंचेंगी, ताकि वो अपने अपने मुल्क में ये चूरन बेचेंगे जनाब हम तो फलस्तीनियों के हक में खड़े हो गए और फलस्तीनियों ने हमारा इस्तकबाल किया और कमाल हो गया। शुरू में तो ये सारा कुछ हो जाएगा, कुछ अर्सा ये मामला चल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा मुद्दत तक चलेगा नहीं, क्योंकि जो वहां पे बैनुल अक़वामी मीडिया है या अल जज़ीरा वगैरह ये आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि अंदर क्या चल रहा है और फलस्तीनी मुज़ामत खत्म होती जाएगी और इसराइल का कब्जा मुस्तहकम होता जाएगा। तो ये चीजें लंबी नहीं होगी, वक्ती तौर पे अच्छी लगेंगी। ये मनाजिर भेजे जाएंगे कि जनाब हम ताबा अबद सय्यद तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी 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 हैं। इस किस्म के आपको म्यूजिक सुनने को मिलेंगे और बड़े जज्बाती आपको मनाजिर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली ये होगा कि इसराइल को प्रोटेक्शन हो जाएगी हमेशा के लिए हमास के मुकाबले में, और फलस्तीनियों की जो मज़ामत है अपना मुल्क आज़ाद करवाने की, वो मज़ामत यहाँ पर रुक जाएगी और गजा में सिर्फ ये फोर्स जाएगी। वेस्ट बैंक में इसका कोई काम नहीं होगा। अगर तो इनको वेस्ट बैंक में भी जाने दें और पूरा का पूरा जो फलस्तीन का वो नक्शा है 1967 वाला वो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर इसराइल कभी भी राजी नहीं होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आजकल चल रही है और ये खबर है जनाब कुछ सरकारी अफसरान के हवाले से। ये वो अफसरान है जिन्होंने मौजूदा रजीम के कहने पर या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर लोगों की ऐसी तैसी फेर दी थी, मुकदमात पे मुकदमात बनाया। मुझे भी इन लोगों ने पकड़ा था और मेरे खिलाफ तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं बैठ बैठ के, और मुंह से ये आग के शोले उगल रहे थे, लेकिन अब ये सारे करप्शन में पकड़े गए और इनको उठा लिया था पाकिस्तान की एजेंसियों ने उठा के इनकी फैंटी लगाई है और उसके बाद इनको FIA के हवाले कर दिया है और इनका मुकदमा चल रहा है। मामला क्या है, जरा इसको गौर करें। मामला यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट काम लेती है ना ब्यूरोक्रेट से, 2 नंबर काम लेती है, तो वो ब्यूरोक्रेट कहते हैं इनके लिए 2 नंबर ही हम कर रहे हैं, हम खुद क्यों ना करें। तो पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 नंबर एजेंसियों के लिए काम करते हैं, इसको पकड़ो, उसके साथ ज्यादती करो, उसके साथ ज्यादती करो, उसके साथ ज्यादती करो। फिर उन्हें ना ज्यादती करना नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जनाब इसको भी उठाओ, इससे पैसे कमाओ, इससे उठाओ, इससे पैसे कमाओ। जब ये सारे ही मुल्क का नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचें। यही काम 9 मई के बाद पुलिस ने किया था। रियासत ने 9 मई के जाली मुकदमात बनवाए, बेशुमार बंदे उठवा लिए, तो पुलिस ने बेशुमार बंदों से बेशुमार दिहाड़ियां भी लगा ली। जरा वो चेक किया जाए ना कि कहां कहां किस चीज को हिस्सा गया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब एजेंसियां जनाब वो गोलियों से मट्टी झाड़नी की जनाब नए बंदे पकड़ लिए, इन बंदों को यहां तक पहुंचाया भी एजेंसियों ने, इनसे गलत काम लिया, फिर इन्होंने अपने लिए गलत काम करना शुरू कर दिया। ये बेशर्मी के रास्ते पे चल पड़े और अब ये लोग जनाब गिरफ्तार हो गए। तो इसी तरह पुलिस को जरा चेक करें, पंजाब पुलिस को, किस किसने 9 मई के मामले पे कितनी कितनी दिहाड़ी लगाई और किसने किस किस तरह लोगों को लूटा, ये सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक बिल्कुल ही गायब है, कोई बंदा ही नहीं मिलता उनका, ना कोई बात करने के लिए, ना कोई बात सुनने के लिए। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी थी, सारे के सारे गायब हो गए। जितने इनके बड़े बड़े उलमा इकराम है, मुफ्ती मुनीब और बाकी लटरम पटम, सारे ही गायब है। कोई बंदा बात करने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सफ़ा हस्ती से खत्म हो गई तहरीक लब्बैक पूरी की पूरी। तो ये जनाब टोटल औकात थी, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी, और एक सानिया हुआ और उसके बाद पार्टी खत्म, कोई बात ही नहीं कर रहा। हुआ इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जबर इनके साथ हुआ है, इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो कुछ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों के साथ, ये देखिए अब उन्हीं के साथ हो गया। और जो कुछ इन ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आज देखिए वो भुगत रहे हैं, क्योंकि वो भी 2 नंबरी के रास्ते में चल पड़े ना। तो इंशाल्लाह ये सारे भुगतेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल